प्रतिभा और मुकेश दोनों बैठकर टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे थे। लगभग रात के 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी तो मुकेश की ओर देखकर प्रतिभा ने कहा, इतनी रात को कौन डोरबेल बजा रहा होगा? इतनी रात को तो कोई हमारे घर नहीं आता। कौन आया होगा? खोल कर देखो ना कौन है। ऐसे कैसे खोल दूँ? कोई गुंडा बदमाश भी तो हो सकता है। तो पहले पूछ कर देखो कौन आया है। उधर से क्या जवाब मिलता है? प्रतिभा कुछ पूछती उससे पहले ही बाहर से आवाज़ आई, मॉम दरवाज़ा खोलो, मैं जूही। जूही की आवाज़ सुनकर मुकेश भी उठकर दरवाजे के पास आ गया। प्रतिभा ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने जूही हाथ में सूटकेस लेकर खड़ी थी। दोनों हक्के बक्के से जूही को देखने लगे। मॉम क्या देख रही हो? अंदर नहीं आने दोगी? हाँ हाँ आजा, अंदर आजा, हड़बड़ाकर प्रतिभा ने कहा। तीनों आकर सोफे पर बैठ गए चुपचाप। क्या कहे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जूही के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिख रहा था। प्रतिभा और मुकेश को जूही के चेहरे पर तनाव देखकर प्रतिभा और मुकेश दोनों चिंतित हो उठे। पूरे घर में सन्नाटे का स्वर गूंजने लगा। सुनाई दे रही थी तो केवल तीनों के दिल की धड़कनें। सब के मन में कुछ न कुछ तो चल ही रहा था, मगर चुप्पी को तोड़ने का किसी में साहस नहीं हो रहा था। सब यही सोच रहे थे कहाँ से शुरू करें, सबसे पहले क्या पूछे, क्या बताया जाए। चुप्पी को तोड़कर पहले मुकेश ने पूछा, इतनी रात को अचानक क्या हुआ जूही बेटा? तुम कुछ चिंतित भी दिखाई दे रही हो। पापा की बात सुनकर जूही चुप थी। वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। कुछ कहने जाएगी तो जोर से रुलाई फूट पड़ेगी, उसे अच्छे से पता है। थोड़ी देर चुप रहकर स्वयं को शांत करने का प्रयास कर रही थी जूही, मगर प्रतिभा को कहाँ चैन पड़ने वाला था। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। ऐसे समय में बेटी घर आई है, वो भी इतनी चिंतित दिख रही है। कुछ तो बात जरूर है। डैड की बातों का तुमने जवाब नहीं दिया, क्या हुआ बेटा? कुछ खुलकर बताओगी तो समझ में आएगा। हमें बहुत चिंता हो रही है। जूही के कंधे पर हाथ रखते हुए प्रतिभा ने कहा। माँ के हाथ का प्यार भरा स्पर्श पाकर जूही की रुलाई फूट पड़ी। हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। थोड़ी देर रोकर मन का गुबार निकालने के बाद बहुत धीमे स्वर में कहा, मॉम सब कुछ खत्म हो गया। जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। मैं अपना जीवन ही खत्म कर लेती, मगर नहीं कर पाई। मजबूरन आप लोगों के पास आना पड़ा। मुझे अपने पास रखोगी ना? ये तू कैसी बातें कर रही है? तू तो ऐसी बातें करने वालों में से नहीं है। तू तो मेरी बहुत हिम्मत वाली बेटी है। आज ऐसी नकारात्मक बातें क्यों कर रही है? तू तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, इसीलिए हमने भी अपने मन को समझा लिया, समय के हिसाब से खुद को ढाल लिया। अब ऐसी क्या बात हो गई? क्या हुआ? खुलकर बताओ तो हमें तब समझ आएगा, चिंतित होकर मुकेश ने कहा। पापा की परेशानी देखकर जूही बहुत देर तक चुप नहीं रह पाई। उसे पापा की तबीयत की चिंता होने लगी, इसीलिए उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, डैड पहले बताइए, सब कुछ सुनकर आप मुझे क्षमा कर देंगे ना? पहले बताओ तो क्या हुआ है? मैंने आदित्य का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया, उसकी कंपनी छोड़ दी। ये तो एक दिन होना ही था, मुझे पहले ही पता था, इसीलिए सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। ऐसे रिश्ते कभी टिकते नहीं हैं। मैंने बहुत सारे केसेस डील किए हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ यही हुआ। लड़का तो दोबारा शादी करके मस्त ज़िंदगी जी रहा है और लड़की को समाज ने स्वीकार नहीं किया। किसी ने स्वीकार किया तो ताने सह सहकर ससुराल छोड़ दिया था या फिर आत्महत्या कर ली। मैं तो पहले ही मना कर रहा था, परंतु मेरी एक नहीं सुनी और मुझसे झगड़ा करके चली गई थी। ऐसे बुरे समय में तुम किस तरह की बात कर रहे हो मुकेश? तुम्हें इस वक्त अपनी बेटी को सहारा देना चाहिए। इस तरह की बातें सुनाने का अभी वक्त नहीं है। देख नहीं रहे वो कितनी दुखी है, टूटकर बिखर जाए, इससे पहले उसे सहारा दो, संभाल लो उसे। हमारी बहुत आवश्यकता है उसे इस समय। नहीं मॉम, डैड को मत रोको। डैड जो मन में एक गुबार लेकर बैठे हैं, उसी के कारण तो बीमार है। निकल जाने दो उनकी भड़ास। मैंने गलत किया तो मुझे सुनने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। यही मैं तैयार होकर आई हूँ। इतनी जल्दी टूटकर बिखर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी जूही इतनी कमज़ोर नहीं है मॉम। मैं आदित्य को चैलेंज करके आई हूँ। अच्छी तरह ज़िंदगी जीकर उसे दिखा दूंगी। मुझे केवल सर छुपाने के लिए छत चाहिए। बाकी ज़िंदगी मुझे कैसे जीना है मैंने मन ही मन सोच लिया है। तुम लोगों का प्यार भरे हाथों का आशीष चाहिए मॉम। जूही की बात सुनकर प्रतिभा ने खुश होकर कहा, ये हुई ना बात। आई लाइक योर एटीट्यूड एंड स्पिरिट। वैसे तुम दोनों के बीच हुआ क्या है, जानने की इच्छा हो रही है। डेफिनेटली कुछ बुरा ही हुआ होगा। उस बिजनेसमैन के लड़के ने
जैसा बाप वैसा बेटा, पर क्या किया ये मुझे जानना है, जिज्ञासावश पूछा मुकेश ने। डैड, वो एक बिजनेसमैन की लड़की से शादी करने जा रहा है, अपने डैड की पसंद से। क्या नाम है बिजनेसमैन का और उस लड़की का? धर्मेंद्र कपूर, और उसकी बेटी का नाम है उर्वशी कपूर। ओह, बिजनेसमैन धर्मेंद्र कपूर और अखिलेश चोपड़ा दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उर्वशी कपूर तो अपनी अदाओं के लिए, स्टाइल के लिए बहुत फेमस है बिजनेसमैन ग्रुप में। उसके इश्क के कई किस्से हैं। अभी तक शादी नहीं हुई किसी से, होगी भी कैसे? इतने नखरे वाली लड़की से कौन शादी करेगा? मुझसे लिखवा लो, ये शादी अधिक दिनों तक नहीं टिकने वाली। मैं गुस्से से नहीं कह रहा हूँ, ना ही अपनी बेटी के साथ गलत व्यवहार करने के कारण। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। मुकेश ओबरॉय ने आज पहली बार किसी लड़की को लेकर अपनी लड़की के सामने इस तरह की बात की थी। शादी तो उसकी जायदाद के लिए हो रही है डैड, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लड़की खूबसूरत है, पर इतनी स्टाइलिश अदा वाली लड़की अब तक सिंगल है, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। ऊपर से जायदाद वाली भी है, क्योंकि अपने पापा की इकलौती वारिस है। वो तो कपड़ों की तरह अपने बॉयफ्रेंड बदलती है। उसके कई बॉयफ्रेंड का नाम तो मैं जानता हूँ। खैर छोड़ो ये सब बातें, इन बातों से हमें करना क्या है? अब आएगा आदित्य को समझ में, मेरी भोली भाली बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करने का क्या परिणाम होता है। गुस्से में मुकेश का चेहरा लाल पड़ गया। पापा की बात सुनकर जूही के मन में आदित्य के प्रति घृणा और आक्रोश भर उठा। स्वयं को चुप नहीं रख पाई, इसीलिए क्रोधित होकर कह उठी, मैं आदित्य को चैन से नहीं जीने दूंगी डैड। जरा मैं संभल जाऊं, उसके बाद मुझे जो करना है मैं करूंगी। छोड़ो जूही, जो बीत गई सो बीत गई, उसे भूल जाना ही अच्छा है। ऐसे आदमी को क्या याद रखना जिसकी नज़र में धन संपत्ति के आगे इंसान का कोई मूल्य नहीं, प्यार का कोई सम्मान ही नहीं। प्रतिभा ने जूही को शांत करने के लिए कहा, नहीं मोम, मैं चुप बैठने वालों में से नहीं। ऐसे लोगों को शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। हो जाने दीजिए शादी। एक दिन जाकर मैं उर्वशी के कान में सारी बातें डाल लाऊंगी आदित्य के करैक्टर को लेकर, फिर देखना कैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध छिड़ता है। मैं आसानी से हार मारने नहीं वाली। बदला लेने का कोई अर्थ नहीं जूही, इसका कोई अंत नहीं होता। जीने दो उसे जैसा जीना चाहे, कोई मतलब नहीं है अब उससे। तुम पढ़ी लिखी हो, सशक्त हो, तुम्हें कोई भी अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। हमारे साथ रहो, आराम से जॉब करो, अच्छी लाइफ जियो। हमें तुम्हारी खुशी चाहिए, किसी से बदला लेने से खुशी और शांति चली जाती है। प्रतिभा ने समझाया, मुझे अब नींद आ रही है प्रतिभा, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम जूही को लेकर जाओ, तुम दोनों भी सो जाओ। अभी अभी मैं जिंदा हूँ, क्या करना है बाद में सोचते हैं बैठकर। ठीक है, गुड नाइट। मुकेश अपने कमरे में चला गया। जूही बेडरूम में आकर जैसे ही बैठी उसका जी मचलाने लगा। वो दौड़कर बाथरूम में गई तो उल्टी हो गई। लौटकर कमरे में आई तो उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। बड़ा थका थका सा चेहरा लग रहा था। प्रतिभा ने पूछा, सुबह से कुछ खाया है कि नहीं? तुमने पूरा दिन झगड़ा झंझट में निकाल दिया होगा, एसिडिटी हो गई होगी, इसीलिए उल्टी हो रही है। अब माँ की बातों का क्या उत्तर दे, क्या समझाए, कैसे कह दे सच क्या है? जूही इसी उधेड़-बुन में थी। जूही को चिंतित देखकर प्रतिभा ने फिर पूछा, क्या सोच रही हो जूही? सारी चिंता दिमाग से निकाल दे। ईश्वर सभी रास्ते बंद नहीं करते, कोई ना कोई रास्ता खुला होगा तेरे लिए। कि जिसकी ज़िंदगी में जो डेस्टिनी लिखी रहती है वो मिलती है। शायद तेरी किस्मत में भी यही लिखा था, इसे स्वीकार कर ले। जूही को शांत करने के लिए बड़ी बड़ी बातें तो कर दी प्रतिभा ने, मगर अपने मन में जो तूफान उठ रहा, उस तूफान से स्वयं की कैसे रक्षा करे, बाहर कैसे आए, समझ में नहीं आ रहा था उसे। मोम, आपको एक बात बतानी है। बहुत रात हो गई है जूही, कुछ खा ले फिर सो जा। कल सुबह बता देना, हम यहीं पर है। और तू भी, कल सुबह आराम से बात करेंगे। तेरे ऊपर से सुबह से न जाने क्या क्या बीता होगा, दिमाग को थोड़ी शांति भी चाहिए। सो जा बेटा, सर पर हाथ फेरते हुए कहा प्रतिभा ने। मोम का प्यार भरा स्पर्श पाकर जूही की भावनाएं जाग उठी। मोम के दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी जूही। क्या हुआ, फिर क्यों रो रही है? सारी बातें तो हो गई, अब क्या रह गया? मोम, मैं माँ बनने वाली हूँ। सुनकर प्रतिभा को ऐसा लगा जैसे पाँव के नीचे से धरती खिसक जाएगी। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि स्वयं को संभाल लिया। अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाते हुए उसने कहा, क्या ये सच है? सुनकर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ मोम, ये सच है। पर तुम तो इतनी समझदार हो, तुमसे ऐसी गलती कैसे हो गई? आजकल फैमिली प्लानिंग के बहुत से तरीके हैं, फिर कैसी गलती की? जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक सावधानी से रहना चाहिए था तुम्हें। मोम, अनजाने में हो गया, सब में
केयरफुल थे, पता नहीं कब गलती हो गई। ये सब जानकर भी आदित्य ने तुमसे शादी नहीं की, तुम्हें घर से निकाल दिया। कल ही पता चला मॉम, मैंने उससे इसीलिए शादी के लिए बहुत जोर डाला, कहा था कोर्ट मैरिज कर लो, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे घर से निकल जाने के लिए नहीं कहा, कहा था फ्लैट तुम्हारे नाम कर देंगे, तुम फ्लैट में रहो, तुम्हारी देखभाल भी करेंगे, मगर मैं उसकी रखील बनकर क्यों रहूं मॉम? मुझे दुनिया में क्या इज्जत मिलती? समाज तो अभी भी तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा था। तुम्हारी डैडी ने इसीलिए तो मना किया था। खैर वो तो पुरानी बात हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा आदित्य ऐसा कैसे कर सकता है। जब उसे पता चलता कि वो बाप बनने वाला है, फिर तो उसका दिल पिघलना चाहिए था। भले ही संपत्ति मिले ना मिले, पढ़ा लिखा है, कोई भी नौकरी करके जिंदगी गुजार सकता था, परंतु ये भी सच है कि अपने मॉम डैड से भी कैसे रिश्ते तोड़ लेता। इसीलिए तो लिव इन रिलेशनशिप को हमारा समाज अभी अच्छा नहीं मानता है। हमारे रग रग में, हमारी संस्कृति में, हमारे कायदे कानून, समाज का नियम रचा बसा है। भूलकर हम विदेशी सभ्यताओं का अनुकरण नहीं कर सकते। तुम यंग जनरेशन को समझाकर भी क्या होगा? तुम्हारे पापा की जिंदगी तो निकल गई सबको समझाते समझाते। तुमने क्या करने का सोचा? अभी तक कुछ नहीं सोचा। कल ही तो पता चला, सोचने का समय ही नहीं मिला। मेरे हिसाब से तो अबॉर्शन करा लेना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। तुम्हारी बात, तुम अकेली कैसे रहोगी? किसी न किसी को तो साथ चाहिए। अबॉर्शन की बात तो आदित्य भी कह रहा था मॉम, परंतु मैं तैयार नहीं हुई। कैसे तैयार होती? मेरे प्यार की पहली निशानी है। एक माँ होकर मैं अपनी संतान को जन्म देने से पहले ही मौत दे दूं, ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर तुम कुंवारी माँ बनकर समाज में कैसे जियोगी? लोग तुम्हें जीने देंगे क्या? तुम्हारे डैड भी कभी नहीं मानेंगे। डैड को आप ही समझा सकती हो मॉम, पता नहीं सुनकर कौन सा स्टेप लेंगे। उनका गुस्सा तो तुम्हें पता ही है। मॉम, आप कैसे भी करके डैड को सारी बात समझाओ, वरना मेरा क्या होगा? बहुत थक गई हूँ मैं। चलो सो जाते हैं। नींद आएगी कि नहीं पता नहीं, परंतु कोशिश तो करनी पड़ेगी। दिमाग थोड़ा शांत हो जाए, फिर दोनों मिलकर सोचते हैं क्या करना है। आज प्रतिभा की आंखों में नींद नहीं, नहीं जूही की आंखों में नींद है। दोनों एक ही नाव में सवार है और नाव बीच मझधार में फंसी हुई है। नाव का मांझी नहीं है तो मझधार में नाव डूब न जाए, यही डर है दोनों के मन में। जूही का मन एक अंधेरी गली में भटक रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? मॉम डैड की बात मान लेनी चाहिए, फिर या इस बच्चे को जन्म देकर इसकी परवरिश करनी चाहिए। डैड ने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या करूँगी? उनको कैसे समझाऊंगी कि मैं कुंवारी माँ बनने जा रही हूँ? क्या डैड इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे? जब समाज की अंगुली उठेगी उन पर, क्या वे जी पाएंगे? तमाम बातें सोचते सोचते न जाने कब जूही की आंख लग गई और वो निद्रा की बाहों में समा गई। अचानक रात के 11 बजे आदित्य पापा अखिलेश चोपड़ा के घर पहुंचा। अखिलेश चोपड़ा और निशा चोपड़ा अभी तक सोए नहीं थे। दोनों बैठकर आदित्य की शादी के बारे में चर्चा कर रहे थे। आदित्य को देखकर दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। आदित्य को कल सुबह ही पहुंचना था, मगर आज रात अचानक वो कैसे? इस विषय पर दोनों आशंकित हो उठे। उनके मन में खुशी भी हो रही थी, यह सोचकर कि अवश्य कोई ऐसी बात हुई होगी जिसके कारण इतनी रात को आदित्य आया है। हो ना हो जूही के साथ कुछ हुआ है जिसके कारण इतनी रात को उसने घर छोड़ दिया। मन तो निरूपण सोता है, मन पर अंकुश लगाना अभी तक मनुष्य को कहाँ आया है। आया होता तो दुनिया में शांति ही शांति छाई रहती। झगड़े, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, मारकाट नहीं होता। दोनों का मन भी निरंकुश होकर सोचने लगा। अगर आदित्य का जूही से सच में झगड़ा हो गया और दोनों अलग हो गए तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम यही तो चाहते हैं, उस लड़की को घर की बहू बनाना, अपनी बेइज्जती करना और कुछ नहीं। ऐसी लड़की का क्या भरोसा जो रिश्ते की अहमियत को समझती ही नहीं, अपने माता पिता की भावनाओं को नहीं समझी, कभी सम्मान नहीं किया तो हमारा सम्मान क्या करेगी? माता पिता का क्या, उसे तो श्रम का सम्मान भी नहीं किया। अगर उसमें स्वाभिमान होता, आत्मसम्मान होता तो कभी भी बिना शादी किए किसी लड़की को अपना शरीर नहीं सौंपती। चलो अच्छा ही हुआ सुबह का भूला शाम को घर लौट आया। एक कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। दिल से स्वागत है तुम्हारा आदित्य। चेहरे पर आश्चर्य भाव लिए अखिलेश चोपड़ा ने पूछा, आदित्य तुम इतनी रात को अचानक कैसे आए? हाँ आदित्य बेटा, हम तो तुम्हारे बारे में अभी बात कर रहे थे, तुम हमारे सामने खड़े हो। निशा चोपड़ा ने भी आश्चर्य से कहा, हाँ मॉम डैड, सारी बातें बताता हूँ, पहले मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। आ जाओ तुम बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। आज तो कुछ ज़्यादा ही खाना बन गया था। तुम्हारे मनपसंद चिकन टिक्का मसाला और तड़के वाली दाल में गरम गरम रोटी सेक देती हूँ।
गरम रोटी और चिकन टिक्का मसाला खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगा। चिकन टिक्का मसाले की बात सुनकर आदित्य के मुंह में पानी आ गया। जाने कितने समय हो गया माँ के हाथ का चिकन टिक्का मसाला नहीं खाया। उसने खुश होकर कहा, मॉम, आज तुमने चिकन टिक्का मसाला बनाया था। देखो, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। एकदम सही वक्त पर आया। मैं बहुत समय हो गया तुम्हारे हाथ का चिकन टिक्का मसाला नहीं खाया। 2 रोटी ज़्यादा बना देना मेरे लिए और रोटी में अच्छे से मक्खन लगा देना। आज कोई परहेज नहीं। मोम के हाथ का चिकन टिक्का मसाला और मक्खन वाली रोटी खाकर आज आदित्य बहुत समय के एकदम से तृप्त हो गया था, जिसकी झलक चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा। बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर माता पिता भी खुश हो गए। तीनों के चेहरे पर खुशी थी, मगर तीनों चुप थे। आदित्य सोच रहा था कहाँ से बात शुरू करे, और अखिलेश चोपड़ा और निशा चोपड़ा इंतजार कर रहे थे आदित्य के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए। अखिलेश चोपड़ा ने ही पहले चुप्पी तोड़ी, क्योंकि वो अधीर हो रहा था। क्या बात है आदित्य, इतनी रात को तुम भी कभी घर नहीं आए, आज पहली बार आए हो, आखिर क्या कारण है? आदित्य ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, डैड, आज जूही और मेरा सारा रिश्ता खत्म हो गया। वो शादी के लिए मुझ पर बहुत जोर डाल रही थी। बहुत समय से मैं बहुत परेशान था। उसे शादी करके मैं सब कुछ खोना नहीं चाहता था और उसे छोड़ने के लिए मन तैयार नहीं था, मगर वो जिस तरीके से मुझ पर जोर डाल रही थी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। आज सीधा बोल दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता। इस बात पर वो मुझसे लड़ झगड़ कर रिश्ता खत्म करके घर से निकल गई। आदित्य ने सारा सच अपने माता पिता को नहीं बताया। बताता भी किस मुंह से, उसे डर था बताने पर न जाने कौन सा हंगामा फिर खड़ा हो जाए। ये शब्द तो एक दिन होना ही था। ऐसी लड़की के साथ शादी से पहले ऐसा रिश्ता कभी टिकता है क्या? अभी भी हमारा समाज ये मान्यता कहाँ देता है? कानून भले ही बन गया हो, मगर समाज की सोच अभी इतनी कहाँ बदली। वैसे भी शादी की बात को लेकर सोच बदलनी भी नहीं चाहिए। हम भारतीयों की जो परंपरा है उससे समृद्ध परंपरा और कहीं नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। अखिलेश चोपड़ा ने अपने विचार बता दिए। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ आदित्य। जो बेटी अपने माँ बाप की नहीं हुई, उनके सम्मान की चिंता नहीं की, वो हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है, हमारे सम्मान की रक्षा कैसे कर सकती है? वो हमारे घर के लायक नहीं थी। निशा चोपड़ा ने अपनी राय बताई। हमने जो लड़की पसंद की है, उस लड़की के सामने जूही बिल्कुल टिकती ही नहीं। कहाँ उर्वशी, कहाँ जूही, कहीं से भी कोई तुलना नहीं। अब तुम उस लड़की को भूल जाओ और आगे के लिए सोचो, अखिलेश चोपड़ा ने समझाया। हमने हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता पढ़ी थी, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बहुत प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। ये कविता इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। जीवन में ऐसे कई लोग होते हैं जो बहुत करीब होते हैं, परंतु उनके खो जाने के पश्चात भी इंसान को जीना पड़ता है, सब कुछ भुलाकर मुस्कुराना पड़ता है। अगर जीना है तो मुस्कुराकर ही जीना चाहिए। यही इस कविता से सीखने को मिलता है। तुम भी जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ, भविष्य की योजना बनाओ, वर्तमान को सुखद बनाओ और भविष्य में अपने आप सुखद होगा। निशा ने लाइफ फिलोसफी विषय लेकर MBA किया है, इसीलिए उसने अपने तरीके से उदाहरण देकर आदित्य को समझाया। आदित्य, हमने कोर्टयार्ड मेरियट में कल एंगेजमेंट पार्टी की व्यवस्था की है, इसीलिए तुम्हें बुलाया था। अच्छा हुआ तुम आज रात को ही आ गए। तुम खुद ही सब कुछ संभाल लेना, अखिलेश चोपड़ा ने कहा। डैड, सीधा एंगेजमेंट पार्टी? पहले उर्वशी से बात तो करने देते। जूही से तुमने कई साल बात कर ली, अब किसी से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं। उन लोग तैयार हैं एंगेजमेंट के लिए। उर्वशी तो बहुत एक्साइटेड है, इसीलिए मैंने तुमसे बात करना आवश्यक नहीं समझा। जो भी हुआ ठीक हुआ। तुम मन से तैयार हो जाओ, सारी तैयारी संभाल लो, यही मुझे कहना था। अखिलेश चोपड़ा ने आदेश दे डाला। एक बात और बेटा, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी की डेट भी पक्की कर दी, निशा चोपड़ा ने जानकारी दी। मुझे बिना बताए आप लोगों ने शादी की डेट भी पक्की कर दी? एंगेजमेंट पक्की कर सकते हैं तो शादी की डेट पक्की करने में क्या अनहोनी हो गई? मैं और बहुत ज़्यादा देर नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता ये लड़की हाथ से निकल जाए। लड़की के साथ साथ बहुत बड़ी जायदाद भी हमारे हाथ से चली जाएगी। डैड, फिर तो ये एक समझौता है, शादी नहीं, या फिर यूँ कह लीजिए बिजनेस डील है। प्यार का रिश्ता जोड़कर तो इतने साल बिता लिए, अब अगर अपने फ़ायदे के लिए शादी करनी पड़ी तो क्या फ़र्क पड़ता है? प्यार का रिश्ता आपने टिकने भी तो नहीं दिया। आप सब अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। कभी मेरी भावना की कद्र नहीं की। संपत्ति भावनाओं से नहीं कमाई जाती, उसके लिए एक मजबूत दिल और प्रैक्टिकल होना बहुत आवश्यक है। तुम्हारी भावना मेरी संपत्ति को लुटा सकती है, बढ़ा नहीं सकती। संपत्ति बढ़ाने के लिए बिजनेस माइंडेड होना पड़ता है, और उर्वशी एक बिजनेस माइंडेड लड़की है। मुझे पूरा भरोसा है वो हमारे बिजनेस को और आगे ले जा सकती है।
लाइक फादर लाइक डॉटर उर्वशी बिल्कुल अपने फादर के नक्शे कदम पर चलती है। खुद को बड़ा गर्वित महसूस कर रहा था अखिलेश चोपड़ा। पता नहीं इतनी बिजनेस माइंडेड लड़की से मैं रिश्ता निभा पाऊंगा कि नहीं। आपने तो मेरी गर्दन हाशिए पर रख दी, जो भी होगा देखा जाएगा, यही वाला हाल है। मुझे तो उर्वशी के बारे में कुछ पता करने नहीं दिया, आपने अच्छे से पता कर लिया कि नहीं? नाराजगी जताते हुए आदित्य ने कहा। बिजनेस की दुनिया में उसे सभी लोग जानते हैं, पता करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि बिजनेस के कारण मुझे ही समय न दे पाए और अपनी सफलता पर इतनी घमंड हो कि मुझे कुछ समझे ही नहीं। टाइम मैनेजमेंट तुम्हें सीखना पड़ेगा और मुझे पक्का विश्वास है उर्वशी से तुम सीख जाओगे। डैड, अब सब कुछ मुझे उर्वशी से ही सीखना पड़ेगा, मेरी कोई पर्सनैलिटी नहीं है क्या? झल्लाकर आदित्य ने कहा। तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, कैसी है, ये तो हमने देख ली, अब ज़्यादा बातें मत बढ़ाओ। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। कल से एंगेजमेंट और शादी की तैयारियां शुरू कर दो। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, कल फिर बहुत बिजी रहेंगे हम सब, इसीलिए आज की नींद अच्छी होनी चाहिए। जम्हाई लेते हुए अखिलेश चोपड़ा ने कहा। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अगर अच्छी नींद आ गई तो कल देर रात तक जागने में परेशानी हो जाएगी। एंगेजमेंट पार्टी में तो धूम धड़ाका होने वाला है, वो बहुत देर तक चलने वाला है। चलो सब सो जाते हैं, तुम भी जाओ अपने कमरे में और सो जाओ, निशा ने जम्हाई लेते हुए कहा। नींद आदित्य की आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसका मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। जब जूही और हम स्कूल में मिले थे तो कितना अपनापन था, दोनों एक दूसरे को कितना चाहते थे। यंग होते होते हमारे प्यार का आकर्षण बायोलॉजिकल नीड में परिवर्तन हो गया। कभी सोचा नहीं था कि जूही से अलग होंगे, परंतु हमारी चाहत के बीच में स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं ने अपना घर बना लिया। दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे जूही के प्यार की गर्माहट कम होने लगी, उसके प्रति मेरा आकर्षण भी कम होने लगा। इसीलिए शायद शादी से पहले एक साथ नहीं रहना चाहिए, दोनों के बीच में एक कशिश बनी रहनी चाहिए। हम दोनों अगर लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहते तो डैड भी मान जाते इस शादी के लिए। मैं मना लेता किसी तरह डैड को, परंतु अब तो जूही से डैड बहुत नफरत करने लगे। ऐसे में उन्हें मनाना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो गया। ऐसी स्थिति में जूही का घर छोड़कर जाना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मगर मेरे पास क्या रास्ता बचा है? जूही को अबॉर्शन करा लेना चाहिए। पता नहीं वो इस बात के लिए तैयार होगी कि नहीं। अगर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया तो पिता का नाम क्या देगी? बिना पिता के नाम के कारण इस समाज में कोई बच्चा सम्मानपूर्वक कभी नहीं जी सकता। मुझे अपने बच्चे के कारण जूही को अपनाना चाहिए था, मगर जूही को अपनाता तो मॉम डैड को खो देता, सारी संपत्ति खो देता। डैड ने बहुत मेहनत से संपत्ति कमाई है, वो संपत्ति किसी और के हाथ चली जाए ये मैं कभी नहीं होने दे सकता। तमाम बातें सोचते सोचते, करवटें बदलते बदलते न जाने कब आदित्य नींद की बाहों में समा गया। इधर जूही भी रात भर करवटें बदलती रही। नींद आंखों से कोसों दूर, नींद आएगी भी तो कैसे? मन में इतना उथल पुथल मचा हुआ है और समस्याओं का झंझावात उठ रहा हो तो नींद को उठकर ले जाना तो स्वाभाविक है। वो खुद से अधिक अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए चिंतित है। किस हालात में, कैसी हालात में बच्चे को जन्म दूंगी, पिता का क्या नाम दूंगी, बिना पिता के नाम के एक बच्चे को समाज सम्मान देगा कि नहीं, समाज में ऐसे बच्चे को ग्रहण करेगा कि नहीं, फिलहाल डैड को कैसे बताऊं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, मुझे घर में रहने देंगे या नहीं, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, मॉम डैड को मना पाएगी कि नहीं। तमाम प्रश्नों के जाल में उलझकर जूही खुद को असहाय सी महसूस करने लगी। रात को नींद नहीं, दिन में खाने में रुचि नहीं। जूही के स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। वो अपने पापा के सामने जाने से कतराने लगी। 3-4 दिन हो गए मगर अभी तक प्रतिभा को अपने पति मुकेश से कोई बात बताने का साहस नहीं हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। 2 दिन हो गए जूही अपने पापा के सामने नहीं आई तो मुकेश को थोड़ी सी चिंता हुई। प्रतिभा सामने ही चुपचाप बैठी थी। प्रतिभा को चुप देखकर मुकेश ने ही चुप्पी तोड़ी। क्या बात है प्रतिभा, चुपचाप बैठी हो, चिंता कर रही हो, ऐसा लग रहा है। जूही भी 2 दिन से नहीं दिखी, घर में ही है ना जूही? मुकेश की बात सुनकर प्रतिभा असमंजस में पड़ गई। शब्दों को चबाते चबाते उसने कहा, घर में ही है, कहीं नहीं गई। कहाँ जाएगी? तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए आराम कर रही है। तबीयत को क्या हुआ है? कुछ नहीं। ऐसी हालत में चिंता होना स्वाभाविक है। चिंता से तबीयत खराब होती है। चिंता तो बहुत बड़ी बीमारी है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या फायदा चिंता करने से, अब तो ये सोचना है आगे क्या करना है, झल्लाते हुए कहा मुकेश ने। मुकेश की बात सुनकर प्रतिभा एकदम चुप हो गई। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कोई बात मन में है जो कह नहीं पा रही।
तुम कुछ कहना चाह रही हो मगर कह नहीं पा रही हो, क्या बात है प्रतिभा? हाँ, कहना तो चाहती हूँ मगर कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे कहने में तुम्हें परेशानी हो रही है? पहले तो कभी तुमने ऐसा नहीं किया। तुम तो हमेशा हर बात बेफ़िक्री से मुझे बता देती हो। पहले मुझे भरोसा दो कि मेरी बात सुनकर नाराज़ नहीं होंगे, चिंता नहीं करोगे। बात सुने बिना कैसे कह दूँ कि नाराज़ नहीं होऊँगा, चिंता नहीं करूँगा। प्रतिभा एक बार फिर मुकेश की बात सुनकर चुप हो गई। प्रतिभा का एक उदास चेहरा देखकर मुकेश को अच्छा नहीं लगा, तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बताओ बताओ, बेफ़िक्र से बताओ, डरो मत, चिंता भी मत करो। मुकेश का आश्वासन पाकर प्रतिभा को थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी। उसने धीरे से कहना शुरू किया, जूही, वो जूही, क्या जूही जूही कर रही हो? आगे बताओ, क्या हुआ जूही को? जूही माँ बनने वाली है। व्हाट आर यू मैड? तुम क्या कह रही हो? पता है तुम्हें? आश्चर्य से मुकेश की आंखें बड़ी हो गई। मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें कैसे पता? जूही ने बताया। कैसे पता होगा? ऐसी हालत में जूही क्यों आदित्य को छोड़कर आई? आदित्य से कोर्ट मैरिज कर लेना था। मुकेश का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। उसने कहा था आदित्य से, परंतु आदित्य तैयार नहीं हुआ। कैसे तैयार होगा? सांप का बेटा शंपोला अच्छा इंसान होगा तभी तो तैयार होगा। मैंने पहले ही कहा था, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। मुकेश गुस्से से तिलमिला रहा था। अब तुम बताओ क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जूही ने कुछ कहा क्या? यही कि क्या सोचा उसने, क्या करना चाहती है? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था अबॉर्शन करा लो, मगर तैयार नहीं है। तैयार नहीं है तो क्या करना चाहती है? हमें तो किसी लायक नहीं छोड़ा, अब जिंदा भी छोड़ना चाहती है या नहीं? मुकेश का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्सा करने से क्या होगा? इस समय तो शांति से काम लेना पड़ेगा। बच्चे को जन्म देगी तो पिता का क्या नाम देगी? समाज ऐसे बच्चे को स्वीकार करेगा क्या? कल स्कूल जाएगा बच्चा तो पिता का नाम तो लिखवाना ही पड़ेगा। हर जगह पिता के नाम की आवश्यकता होती है, तब क्या करेगी? कैसे सामना करेगी इस समाज का? हम किस मुंह से लोगों का सामना करेंगे? क्या कहेंगे लोगों से? हमारे लिए उसने एक बार भी नहीं सोचा। अगर हम नहीं रहे तो अकेली क्या करेगी? मैंने तो समझा कर देखा, अब तुम ही समझा लो उसे। मैं क्या समझाऊं? ये सब बातें उसने करने से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ बातें, कुछ कार्य हमें अच्छे नहीं लगते, फिर भी करना पड़ता है। इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं रहता उस समय। अभी जो समय हमारे सामने है उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसे बुलाओ, अभी दोनों सामने बात हो जाएगी। प्रतिभा के बुलाने पर जूही धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप बैठ गई। मुकेश से उस पर दृष्टि डाली तो लगा जैसे बहुत दिनों से बीमार है। अपनी प्यारी बेटी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, सुंदर हंसमुख चेहरा आज कैसा सूखा हुआ फूल जैसा लग रहा है। कभी इस चेहरे पर हमेशा एक उज्जवल हंसी होती थी। पूरा घर उसकी हंसी की आवाज़ से गूंजता था। अब बिल्कुल सन्नाटा है चारों ओर। कभी कभी इस सन्नाटे की आवाज़ में मैं भी परेशान हो जाता हूँ। कहाँ चली गई हमारी वो जूही? किसकी नज़र लग गई? नहीं नहीं, मुझे इसे सहारा देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। पूरी जिंदगी सामने पड़ी है। अभी हम लोग हैं, हमारे सिवा उसका है ही कौन? हम साथ नहीं देंगे तो कहाँ जाएगी वो? मुकेश जूही के पास आकर बैठा और कहा, अपना क्या हाल बना लिया जूही बेटा? इस तरह कैसे जियोगी? तुम तो बहुत हिम्मत वाली थी, कैसे हिम्मत हार बैठी? जिंदगी में तो ऐसे तूफानों का सामना करना पड़ता है। एक तूफान आया और तुम्हारे जीवन की खुशियां उड़ाकर ले गया। ऐसा तुमने कैसे होने दिया? उठो, जागो, अभी पूरा जीवन पड़ा है सामने। हिम्मत से सामना करो सभी मुसीबतों का, हम तुम्हारे साथ हैं। पापा की प्यार भरी बातें सुनकर जूही अपनी भावनाएं नहीं रोक पाई। पापा का हाथ पकड़कर रो पड़ी। आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। रो मत बेटा, इन आंसुओं को हिम्मत बनाओ और हिम्मत से ज़िंदगी का सामना करो। तुम्हारी माँ का कहना मान लो, अपनी ज़िंदगी नई तरह से शुरू करो। दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। नहीं पापा, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। तुम्हें पता है दुनिया कितनी जालिम है, तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी, पग पग पर तुम्हारे रास्ते पर कांटे बोएगी। अपनी जिंदगी के साथ साथ एक मासूम की जिंदगी से भी खिलवाड़ करना चाहती हो क्या? नहीं डैड, मेरे प्यार की पहली निशानी को मैं दुनिया में आने से पहले कैसे मौत दे सकती हूँ? मैं एक माँ हूँ। आदित्य मुझे धोखा दे सकता है, परंतु मैंने उसके साथ धोखा नहीं किया। मैं उससे सचमुच प्यार करती थी। मैं हिम्मत से सारी मुसीबतों का सामना करूंगी और अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करूंगी। आप देखना, आपकी जूही सब करके दिखा देगी। एक दिन वो स्पाइनलेस आदमी भी दिखेगा कि मैंने हार नहीं मानी। जूही के चेहरे पर दृढ़ता दिखाई दी। ठीक है,
तुम अगर सभी मुसीबतों का हिम्मत से सामना करना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास को नहीं तोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। पर एक बात बताओ बेटा, बच्चे के पिता का नाम क्या दोगे? कोई आवश्यकता नहीं है पिता के नाम देने की, माँ का नाम काफी नहीं है क्या? आजकल तो कानून भी बन गया है, कितने सिंगल डैड और सिंगल मॉम होते हैं, उन लोगों के तो अपने बच्चे की परवरिश करते हैं। फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? जूही की आंखों में चमक दिखाई दी, एक विश्वास दिखाई दिया। माता पिता का साथ पाकर विश्वास की जड़ और मजबूत हो गई। ठीक है, फिर अपना ध्यान रखो, इस तरह उदास मत रहो, इस बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। हम तुम्हारे साथ हैं, खुश रहो, मस्त रहो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो और बच्चे का भी ध्यान रखो, प्रतिभा ने हिम्मत देते हुए कहा। मम्मी का हाथ पकड़कर जूही ने खुशी से कहा, थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। आप लोग मेरे लिए ईश्वर से कम नहीं हो, आप लोग साथ हैं तो मैं किसी भी कठिन रास्ते से गुजरकर मंजिल पर पहुंचकर दिखा दूंगी। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे लेकर ज्यादा टेंशन मत करना, मैं आप दोनों को खुश और स्वस्थ देखना चाहती हूँ। मुकेश ने बुरे वक्त में जूही का साथ तो दिया, जो एक मनुष्य और एक पिता होने का धर्म है, मानवता का धर्म तो उसने निभा लिया, मगर समाज का सामना करने से कतराने लगा। आजकल अक्सर वो घर पर ही रहता है, जब तक बहुत अधिक आवश्यकता नहीं हो घर से बाहर नहीं जाता, क्योंकि उसे पता है बाहर जाते ही किसी न किसी जाने पहचाने या दोस्त का सामना हो जाएगा। लोग कई तरह के प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नवाचक निगाह से देखेंगे, जिसका सामना करना उसके लिए आसान नहीं था। बाहर का कोई भी कार्य हो आजकल प्रतिभा ही संभाल लेती है। जूही भी घर से नहीं निकलती, क्योंकि लोगों की प्रश्नवाचक नजरें बहुत चुभती है। आखिर वो भी तो एक इंसान ही है। जूही देख रही थी, पापा घर बैठकर किसी बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। उनका इस तरह चिंतित रहेगा शुभ लक्षण नहीं है। कभी कभी उसे पापा की तबीयत की बहुत चिंता होती है, मगर कुछ कह नहीं पाती, बस समय की प्रतीक्षा में है। अच्छा समय लौटकर कभी आएगा, इस सोच में दिन बीत जाता है, रात बीत जाती है। हर रात के बाद जैसे सुबह होता है, अंधेरा छटकर चारों ओर उजाला फैल जाता है, ठीक वैसे ही दुख भरे ये समय भी बीतकर खुशियों भरा समय आएगा और सबके जीवन में खुशियां भर देगा। वो सपना मन में लिए कठिन समय भी आसान लगने लगा है। वैसे भी सपनों के बिना जीना संभव नहीं है। कुछ सपनों में संजोकर जूही अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने का प्रयास करती रहती है। पहली बार माँ बनने के एहसास को पूरी तरह जीने लगी है और नए मेहमान के आने की प्रतीक्षा करने लगी। एक एक दिन गिनकर काटते हुए जिस दिन की प्रतीक्षा थी जूही को, अंततः वो दिन आ ही गया। आता भी कैसे नहीं। दिन चाहे खुशी के हो या दुख के, समय का चक्र तो निरंतर अपनी गति से चलता ही जाता है। समय के चक्र को मनुष्य के सुख या दुख से कोई लेना देना होता ही नहीं। जूही के माता पिता को भी इसी दिन की प्रतीक्षा थी। इन दोनों ने भी एक एक पल बड़ी अधीरता से काटा। प्रतीक्षा के 9 महीने ऐसे लगे जैसे 9 वर्ष बीत गए। जूही ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बेटी का प्यारा सा मुखड़ा देखकर जूही सब दुख दर्द भूल गई। प्रतिभा और मुकेश ने भी प्रतीक्षा के एक एक कष्ट प्रशिक्षण को नए मेहमान को देखकर भुला दिया। नवागत मेहमान का मुखड़ा जूही जैसा नहीं है, कहने का अर्थ ये है कि वो अपने पापा की छवि है। गुलाबी रंग, लंबी सी नाक, बड़ी बड़ी 2 आंखें। अपनी बेटी को देखकर जूही की आंखों के सामने आदित्य का चेहरा उभर आया और मन में एक करवाहट खुल गया। वो मन ही मन सोचने लगी, समय न जाने मुझसे क्या चाहता है। जितना मैं आदित्य से दूर हो जाना चाहती हूँ, उतना ही खींचकर मुझे उसके पास ले जाने की कोशिश करता है। जब जब मैं अपनी बेटी का चेहरा देखूंगी, तब तक आदित्य का चेहरा सामने उभर आएगा। पूरा जीवन मुझे अतीत की परछाइयों से भागते रहना पड़ेगा, परंतु मैं भाग नहीं पाऊंगी। जितना भागना चाहूंगी, उतना ही परछाई मेरे पीछे दौड़कर आएगी। ये कैसा रहस्य है नियति का, कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या सोच रही हूँ मैं? इसमें इस मासूम का क्या दोष है? मेरे जीवन में आकर मेरे सुने जीवन को इस नन्हे फरिश्ते ने खुशियों से भर दिया। मुझे जीने का सहारा मिल गया। मैं पुनः जीवन को एक बार नए तरीके से जीना चाहती हूँ। अपनी बेटी को एक ऐसा जीवन देना चाहती हूँ जो मेरे जीवन से बिल्कुल अलग हो। उसके जीवन में कोई खिलवाड़ कर सके, ऐसा मौका मैं देना नहीं चाहूँगी। उसे एक ऐसे पूर्ण विकसित व्यक्तित्व देना चाहूँगी जो जीवन में आए हर झंझावात को हिम्मत के साथ झेल सके। मुसीबतों के समय कंधे की आवश्यकता नहीं पड़े, स्वयं ही मुसीबत के दलदल से निकलकर अपने दम पर मंजिल तक पहुँच सके, एक एक कदम संभल चल सके। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जूही भी अब छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहती है। जिंदगी में उसे बहुत कुछ सिखा दिया, वो सीख आगे जाकर बेटी के
व्यक्तित्व को पूर्ण विकसित करने में मदद करेगी। प्रतिभा और मुकेश तो नवाशी का मुखड़ा देखकर ही अति प्रसन्न है। उनके सुने जीवन बगिया में भी बहुत प्रतीक्षा के बाद एक गुलाब की नन्ही कली निकल आई। कुछ ही समय के बाद इस कली की कलकारियों से घर गूंजने लगेगा। कली खिलकर जो फूल बनेगी तो पूरा घर महकने लगेगा। तीनों ने मिलकर इस नए मेहमान का नाम रखा लेखा। तीनों के जीवन में इसने खुशी की नई कहानी लिख दी, इसीलिए उसका नाम लेखा रखा। प्रतिभा और मुकेश दोनों ही जूही और उस बेटी लेखा का इतना ध्यान रखने लगी कि उनको समय का पता ही नहीं चलता। कभी कुछ खरीदने के लिए, कभी कुछ खरीदने के लिए। आजकल मुकेश भी बाहर निकलने लगा। कभी कोई चीज नहीं लाते तो कभी कोई चीज छूट जाती, फिर दोनों दौड़कर दुकान चली जाती। जीवन में जैसे एक नया जोश, नई उमंग छा गई। एक दिन दुकान में मुकेश का एक कलीग दोस्त मिल गया। हाय हेलो करते समय उसने मुकेश को बड़े ही अजीब सी नजरों से देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। मुकेश जल्दी से कुछ सामान लेकर अपनी प्रतिभा के साथ निकलने ही वाला था कि उस दोस्त ने उसे रोककर पहला प्रश्न दाग दिया। मुकेश, सुना है तुम्हारी बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया है, वो भी बिना शादी के, क्या ये सच है? दोस्त की बात सुनकर मुकेश क्या जवाब देता। घबराहट के मारे वो पसीना पसीना हो गया। जो कभी समाज के नियमों का रखवाला था, आज समाज के सारे नियम उसकी बेटी ने तोड़ दिए। अब क्या जवाब देगा? अपने पति को परेशान देखकर प्रतिभा ने बात संभाल लिया। किसने कहा शादी से पहले? शादी तो हुई थी मगर डिवोर्स हो गया। छोटी बातें मत बनाओ भाभी, हम सबको पता है। आपकी बेटी चोपड़ा एंड सन्स कंपनी के मालिक अखिलेश चोपड़ा का बेटा आदित्य चोपड़ा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। शादी वादी कुछ हुई नहीं। कहने के लिए वो मुकेश का दोस्त है मगर हमेशा मुकेश से जलता रहता था, क्योंकि मुकेश के सख्त नियम के सामने उसकी बिल्कुल नहीं चलती थी। आज मौका मिला तो मन का गुबार निकाल दिया। ये सब व्यक्तिगत बातें हैं, आप इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? कड़ाई से प्रतिभा ने जवाब दिया। मुकेश ने तो जीवन भर दूसरों के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप किया है। अब आपके व्यक्तिगत मामले में अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो इसमें क्या बुराई है? वो दोस्त भी कम पड़ने वाला नहीं था। देखिए, मुकेश ने जो किया जॉब का एक पार्ट था, आप उस बारे में आलोचना नहीं कर सकते। प्रतिभा का सीधा जवाब। नहीं भाभी, पूरा का पूरा जॉब का पार्ट नहीं था। मुकेश कई बार व्यक्तिगत मामले में भी हस्तक्षेप करता था। हम लोग कई बार रोकना भी चाहते थे, लेकिन उसकी पावर इतनी थी कि हम हार जाते थे, जीत उसी की होती थी। दोस्त ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फेंका। तो क्या आप पुरानी बातों का बदला लेने के लिए आए हैं? प्रतिभा का फिर प्रहार। नहीं नहीं, बदला क्या लेना? अब बदला किससे लेंगे? मुकेश में अब वो बात कहाँ रही जो बदला लेंगे? बस यूं ही मन में आई तो कह दिया। ठीक है, आज कह दिया तो मैंने पहली बार सोचकर माफ कर दिया। आइंदा से हमारे पर्सनल बातों में बिल्कुल भी दखल अंदाजी मत करना, ध्यान रहे। नहीं तो मैं मानहानि का दावा ठोक दूंगी, गुस्से से प्रतिभा ने कहा। दावा ठोकना है तो आदित्य चोपड़ा पे क्यों नहीं ठोकती भाभी? मुझ पर दावा ठोकने से क्या मिलेगा? ठीक है, मैं देख लूंगी, आप अपना देखिए, कहकर प्रतिभा और मुकेश बिना प्रतीक्षा किए उधर से निकल गए। प्रतिभा और मुकेश दोनों लगभग घर के पास पहुंचे ही थे कि रास्ते में ही प्रतिभा की पुरानी सहेली मधुमिता मिली। सहेली को नजरअंदाज करके दोनों निकलने ही वाले थे कि उसने रास्ता रोक लिया। क्या बात है प्रतिभा, ऐसे निकल रही हो जैसे मुझे पहचानती नहीं? अजीब सी नजरों से देखते हुए मधुमिता ने कहा। प्रतिभा को मधुमिता की दृष्टि का सामना करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, फिर भी उसने उत्तर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है मधुमिता, जरा जल्दी घर पहुंचना इसीलिए चली जा रही थी। मधुमिता ने हंसते हुए कहा, अच्छा, नया मेहमान आया है घर में, उसकी खातिरदारी में लगी हो। वैसे तुम्हारी बेटी जूही की तबीयत ठीक है अभी? माँ बनने के बाद तो खुश होगी बहुत। मधुमिता की बात सुनकर प्रतिभा क्या उत्तर देगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मन ही मन सोचने लगी, इसे कैसे पता हमारी जूही माँ बनी है? हमने तो किसी को भी नहीं बताया। चुपके से उसे अस्पताल ले गई और चुपके से ले आई। मेरी बातों का जवाब नहीं दिया प्रतिभा। अच्छा, समझ आई, जूही खुश नहीं होगी क्योंकि आदित्य देखने नहीं आया होगा ना? मधुमिता की बात पर इस बार प्रतिभा को क्रोध आया। तुम्हें किसने बताया जूही माँ बन गई और आदित्य की बच्चे की माँ बनी है? अरे बताने की क्या जरूरत है, सारी दुनिया जानती है। वो आदित्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो आदित्य ने उसे घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। इतने बड़े बाप का बेटा है तो किसी बिजनेसमैन की बेटी से ही शादी करेगा। जूही को ये बात पहले ही समझ जाना चाहिए था। मधुमिता के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी थी। मधुमिता को इस तरह व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए देखकर जूही का क्रोध और बढ़ गया। घर से नहीं निकाला, वो खुद ही आ गई। आदित्य जैसे चरित्रहीन लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए।
अच्छा, तो चरित्रहीन लड़के के साथ इतने साल रहने में कोई बुराई नहीं है। शादी करने में बुराई है, उसके बाद उसकी माँ बनने में भी कोई बुराई नहीं है। ये तो तुम लोगों की दोहरी मानसिकता वाली सोच है। तुम लोगों ने अपनी बेटी को इसकी परमिशन कैसे दिया? जो भी हो, हमारा व्यक्तिगत मामला है, तुम क्यों इंटरफेयर कर रही हो? तुम अपना घर परिवार देखो, मुझे अपना घर परिवार देखने दो। प्रतिभा की बातों से मधुमिता को क्रोध आया और बोलने का अवसर मिल गया। ये केवल घर परिवार का मामला नहीं है, ये समाज का मामला है। तुम्हारी लड़की जैसी लड़कियां ही समाज के दूसरे लड़कियों को बिगाड़ने का काम करती है। फिर कैसे हुआ घर का मामला? उसका देखी देख वो लड़कियां भी उसके पीछे पीछे चल पड़ेगी। जैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब का पानी गंदा करती है, ठीक वैसी ही तुम्हारी बेटी पूरे समाज में गंदगी फैलाती है। कैसी गंदगी फैलाना? आजकल तो कानून बन गया है, लिव इन रिलेशनशिप को लीगल करार दिया गया है, लेकिन अवैध संतान को कानून वैधता कहाँ मिली है? जूही ने तो समाज का हर नियम भंग कर दिया। अब जीवन भर सबकी बातें सुनेगी और रोएगी। अच्छा ही हुआ, ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बेचारी छोटी सी बच्ची, उसका तो कोई दोष नहीं, बिना पिता के ही पूरा जीवन उसको नरक जैसे भुगतना पड़ेगा। प्रतिभा को ऐसा लग रहा था मधुमिता कोई सहेली न होकर उसकी शत्रु है। असल में मुकेश बहुत रुतबे वाला आईएएस ऑफिसर था, इसीलिए सबको उससे जलन थी। आज उसने मौका मिलते ही मन की भड़ास निकाल दी। तुम जैसे लोगों को कानून की जानकारी बहुत कम है। तुम्हें शायद ये नहीं पता, आजकल सिंगल मॉम और सिंगल डैड को कानून मान्यता दी गई है। लेखा केवल जूही की बेटी है, जूही की बेटी बनकर ही बड़ी होगी। अच्छा, तो नाम भी रख लिया, नामकरण हुआ और हम लोगों को बुलाया भी नहीं। अगर कानूनन सब वैध है तो समाज के लोगों को बुलाने से क्यों डरते हो? डरते नहीं है, जूही की तबीयत खराब थी, इसीलिए हमने कोई फंक्शन नहीं किया, केवल पूजा की और नामकरण किया। जूही भी बहुत ज्यादा दिखावा पसंद नहीं करती। तुम जैसे लोगों को बुलाकर हमें कड़वी कड़वी बातें सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। तुम लोग किसी की भलाई की बात नहीं सोच सकते। ताजा घाव पर नमक छिड़कना तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है। तुम्हारी जूही तो बिल्कुल अनोखी है, समाज का कोई भी नियम नहीं मानती, संस्कारों को पुराने लोगों की दकियानुशी ख्याल मानती है। मॉडर्न है ना, लंदन से एमबीए करके आई है, विदेशी सभ्यताओं का काफी असर है उस पर है तो हम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में रहकर हम हमारे समाज के संस्कारों को कैसे अमान्य कर सकते हैं? हम अमान्य करेंगे तो समाज हमें जीने देगा क्या? मधुमिता की बातें प्रतिभा को बहुत असहनीय लग रही थी, इसलिए उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। ठीक है मधुमिता, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि जूही इंतजार कर रही है। और एक बात, आइंदा से तुम हमें लेकर ज्यादा परेशान मत हुआ करो। हमें समाज क्या देगा क्या नहीं, वो हमारा सिरदर्द है। कृपया हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। मुफ्त में सलाह मत दिया करो। अपनी समझ अपने पास रखो और अपने विचार भी अपने पास रखो। फिर तो प्रतिभा एक पल भी नहीं रुकी और तेज कदमों से दोनों आगे निकल गए। उस दिन के बाद से मुकेश की खुशी को न जाने किसकी नजर लग गई, शायद समय की नजर या नियति की नजर। जो भी हो, मुकेश अब गुमसुम और खामोश हो गया। घर से कहीं नहीं निकलता और चारों ओर एक ऐसा आवरण बना लिया जिसके अंदर जूही, लेखा एवं प्रतिभा तीनों प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। प्रतिभा को तो लोगों की बातें सुनने की एक आदत सी पड़ गई थी। अब जब भी कोई कुछ कहता तो वो बातों को ऐसे झाड़ देती जैसे कपड़े की धूल झाड़ दिया हो। उसने जीवन में एक अपनी फिलोसफी बनाई, दूसरों की बातों को मन में लगाकर अपनी जिंदगी नरक नहीं बनानी है। जब तक जीना है मस्त रहकर जीना है, अभी तो बहुत सारा काम करना है। जूही को भी नौकरी ज्वाइन करना है, लेखा की अच्छे से परवरिश करनी है। उसने जूही के साथ बैठकर ये तय किया कि लोगों की बातों को कानों तक पहुंचने ही नहीं देना है, वही करना है जो हमें अच्छा लगता है। घर में बैठकर दोनों माँ बेटी बातें करती, कुछ अच्छी किताबें पढ़कर एक दूसरे को हौसला देकर स्वयं को तैयार किया आगे लड़ाई लड़ने के लिए। जूही धीरे धीरे तैयार होने लगी बाहर निकलने के लिए, सबकी बातों का कड़ाई से प्रत्युत्तर देने के लिए। अब जूही के पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं रह गया है। जीवन डगर के इस कंटक भरे रास्ते पर अपनी नन्ही सी परी लेखा को लेकर चलना है और चलते समय लहूलुहान होने के पश्चात भी चलते ही जाना पड़ेगा तब तक कि मंजिल ना मिले। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जूही की जिंदगी में और साथ ही आदित्य की जिंदगी में, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।